जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीएससी सीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं। और एस्पिरेंट, यदि आपने अभी तक एक भी बार आंसर राइटिंग नहीं की और कभी भी मतलब यूपीएससी के लिए पेन उठा के नहीं देखा आंसर राइटिंग के लिए, तो आज आप सीख जाओगे। और कुछ बेसिक बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, उसी के हिसाब से हम एनसीईआरटी कर सकते हैं। बाकी इतना बड़ा कोई वो नहीं होता। और बात यही है कि कब तक बचोगे, एक ना एक दिन तो आपको आंसर लिखना ही है। अगर अभी नहीं लिखोगे तो मेंस में तो लिखना ही है। वहां फिर फायदा क्या है, जब आप क्लास 12th की तरह लिख के आओगे तो नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे उसमें। तो हम कुछ देखो पहले बेसिक चीजें समझेंगे कि ये जो हमारी आंसर राइटिंग होती है इसके लिए क्या बेसिक होना चाहिए, ठीक है। और उसी हिसाब से आप समझ जाओगे हमें आगे तक अपनी आंसर राइटिंग कैसी रखनी है। और बिल्कुल आप देखना, और एक बार एस्पिरेंट आप प्ले लिस्ट में जरूर जाके देखना, वहां सारी एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी गई है, तो वहां आप देख सकते हो, आपकी काफी हेल्प होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो जैसे मान के चलते हैं हम जीएस की ले लेते हैं, जो आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं ना, जीएस 1 जीएस 2, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तो स्टैटिक यानी कि थ्योरिकल, ठीक है। दूसरा करंट से आते हैं, जो कि करंट में चल रहा हो, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में करंट में चल रहा है, ठीक है, फरवरी में चल रहा है फिलहाल। तो हो सकता है वो थ्योरिकल आ जाए आपका जीएस 1 में, ठीक है। यही आ जाए क्वेश्चन बन के कि नाभिकीय ऊर्जा भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बात क्या है कि एक तो हमें यूपीएससी के लिए अपनी थीम पकड़नी होती है। तो देखो यूपीएससी एग्जाम में भी ना थीम जैसे रिपीट होती हैं, कि जैसे आपका इस बार मान के चलो सिंधु घाटी सभ्यता उन्होंने मेंस में आर्ट एंड कल्चर से पूछ लिया, तो हो सकता है दूसरी बार वो वैदिक सभ्यता से पूछे। तो इसलिए इनमें थीम होती है, वो थीम आप पकड़ो। वो कैसे पकड़ोगे, अगर मान के चलो आप 2027 में एग्जाम देने वाले हो मेंस का, तो आप 2026 और 25 का एग्जाम देखना, ठीक है। वहां से क्वेश्चन देखना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्रम से आते ही हैं, जैसे ज्योग्राफी में जैसे ये आपके भूकंप वगैरह के होते हैं ना, तो ये आते ही है। तो आप भूकंप से फिर नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ओके। अब फिर बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक तो आपका 150 वर्ड वाला आता है, ठीक है। तो 150 वर्ड वाला क्वेश्चन आपको करने में 7 मिनट लगनी चाहिए, ठीक है। और 250 वर्ड वाला, ठीक है, तो इसे आपको 11 मिनट लगनी चाहिए। 10 नंबर का आता है ना, जो कि 150 वर्ड में लिखना होगा, वो आप 7 मिनट दोगे, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने 3 घंटे में पेपर को कर लोगे, तो टोटल आपके पास 180 मिनट होंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 घंटे में आपको 10 वाले करने अपने, और दूसरे में आपको जो कि 15-15 नंबर के आते हैं वो। तो इस प्रकार आपको ये करना है, ओके। और अगर चाहो तो आप प्रैक्टिस इतना कर लो कि इस टाइम को भी आप कम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि टाइम कम होगा ही नहीं, ओके। तो पहली बात तो ये हो गई आपकी। तो पहले क्या काम करना है, फर्स्ट काम क्या है, अपने आंसर राइटिंग करनी है ना, पहले जाके देखो पढ़ो, एक बार अच्छे से पढ़ लो। मान के चला आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी, ठीक है, अब वो आपने पढ़ ली। दूसरा काम आपका पीवाईक्यू में देख लो क्वेश्चन कैसा है। तीसरा काम, अब रेडी हो जाओ पेन उठाने के लिए। अब ये नहीं कि देख लेंगे कोचिंग वाले करवा देंगे, हाथ पकड़ के तो देखो कोई नहीं करवाएगा, करना खुद ही है। तो इससे बढ़िया खुद अभी कर लो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर में देख लेना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये आपके बहुत काम के होते हैं, डायग्राम होते हैं। जब अपनी मेंस की आंसर राइटिंग लिखते हैं ना, तो ऐसे डायग्राम बनाने पड़ जाते हैं, जो कि एक तो आपके पेज के स्पेस को बचाते हैं, ठीक है, कम शब्दों में ज्यादा बात हो जाए और थोड़ा सा एक अच्छा सा भी लगता है। तो इसलिए डायग्राम रखने पड़ते हैं हमें अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, एक बार ये हो जाएंगे एक बार में, ठीक है। सब सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। अब चलो अब देख लेते हैं फिर कैसे करोगे। मान के चलो आपने ज्योग्राफी की पढ़ी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है जी, वो आपने पढ़ ली। तो आंसर राइटिंग कैसे करनी है, पहले आपको इंट्रो बनाना सीखना होगा, ठीक है। जो आपने रिसोर्स पढ़ा होगा उसमें से इंट्रो ढूंढ सकते हो, जैसे कि पृथ्वी कई परतों में विभाजित है, ये जानकारी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों से मिलती है। और ये बात पता ना कहाँ से ली है, 11th की एनसीईआरटी तो आपने कई बार पढ़ी होगी,
वहां लिखे हुए हैं ये सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो थोड़ा सा हमने यहाँ बेसिक दिखा दिया कि पृथ्वी संरचना की जानकारी के स्रोत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब फिर पृथ्वी की आंतरिक परतें, और एक यहाँ बना दिया डायग्राम, जो कि आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा 3 भूपर पट्टी इन सब के बारे में एक एक बता दिया। ओके, तो 250 वर्ड में था ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए 3 पेज पर आ गया 250 में। ओके, और फिर आपको लास्ट में इंट्रो लिखना होता है, ठीक है। इंट्रो भी आप 3-4 लाइन का लिख के लास्ट कर सकते हो। ऐसे आपको ये क्वेश्चन अपनी करनी सीखने होंगे, ठीक है। धीरे धीरे आएगा, वैसा तो नहीं एकदम बिल्कुल क्लियर लिख दोगे। फिर आप ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ोगे, आपका जो कि ज्योग्राफी में है ये। तो इसमें भी आपको पहले वहीं से ही अपना इंट्रो ढूंढ लेना है। और देखो ऐसे मॉडल आंसर आप तैयार कर लो सभी सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, आईआर सभी कर लो। और मेंस के टाइम पर इन्हीं को बार बार याद करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना और पेपर दे देना। मेंस का काफी अच्छा हो जाता है। बात आई प्री की, तो प्री के लिए अपनी बेसिक किताबें जो हमारी एनसीईआरटी या फिर एम लक्ष्मीकांत, इन सब को बार बार पढ़ो। प्री के लिए आप लाइन लगा के बुक पर वहां से कर सकते हो, तो ऐसी चीजें कवर हो जाती है। तो आंसर राइटिंग देख रहे हो, तो जैसे मान के चलते हैं क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो बेसिक 11th में तो लिखे होते हैं, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये शायद आपका 2013 या 14 में आया हुआ होगा, 14 या 15 के लगभग। तो पहले थोड़ा इंट्रो दे दिया कि सन 1912 में बेकर नामक वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। और फिर छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। पेंथला पेंचला ये सब क्या है, और डायग्राम बना दिया। देखो डायग्राम भी जरूरी होता है, और आपने टॉपर कॉपी में भी देखा होगा, काफी में सब इसी प्रकार अपना यूज करते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंटों में हमने बांट दिया। ओके, जैसे कि देख लेते हैं। फिर दूसरी हेडिंग उस क्वेश्चन में लिखी हुई थी कि साक्ष्य दीजिए कि ये महाद्वीपीय सिद्धांत, तो वो भी यहाँ दे दिया। ओके, तो इस प्रकार आपको करनी है। फिर अच्छा, अब बताओ, कुछ लोग सोचते हैं कि यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। ये बादल फटना, ठीक है, या बादल निर्माण, ये तो चलो बादल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप करना। पर अभी एक दूसरा क्वेश्चन देखना, ये वाला, बादल फटना प्रक्रिया क्या है। तो 2024 में आया, और 24 से पहले भी आ चुका है। बादल फटने की प्रक्रिया क्या है, मतलब बादल क्यों फटते हैं, ठीक है। अगर आप पीवाईक्यू देखते हो तो आपको पता होगा। तो छोटा सा इंट्रो बना दिया। अब कहोगे भाई ये इंट्रो कहाँ से लाए, तो ये कहीं से भी गूगल से उठा लो। भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग आईएमडी के अनुसार जब किसी क्षेत्र में 100 mm या उससे अधिक वर्षा 1 घंटे से कम समय में हो जाए तो इस घटना को बादल फटना कहते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी एकदम ही पानी गिर जाता है उस जगह, बादल फटना, ठीक है। अब भाई नंबर तो किसी से अच्छे ले नहीं है, एक आध पॉइंट, तो भाई हमने बना दिया, बादल फटने की घटना भी दिखा दी छोटे से उसमें, ठीक है। अब फिर बादल फटने की प्रक्रिया लिख दी, जैसे नमी का संचय करते हैं, ये लिख दी। अब फिर कुछ पॉइंट लिखे। अब हमने बना दिया यही बादल फटना। ओके, अब फिर बादल फटने के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं वो, और ज्यादातर विश्व में बादल फटने की घटना कहाँ होते हैं ये, ठीक है। तो विश्व मैप भी जरूर बनाओ, मतलब मैप वेप ज्योग्राफी में बनते ही हैं, आपको भी पता होगी। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे पवन ऊर्जा। तो 2022 में आया था ये। जब 2022 में आया था, अगर आप समझदार और जागरूक एस्पिरेंट हो, जब 2022 में पवन ऊर्जा आ चुका है, तो पवन ऊर्जा आ भी सकता है, या पवन ऊर्जा से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। तो अपना एक फॉर्मेट तो तैयार रखो, जिसे पढ़ के आप, भले ही पवन ऊर्जा का कैसी आ जाए, अपने पास एक फॉर्मेट हो तो चीजों को संभाल सकते हैं। तो फिर इंट्रो हमने गूगल से ले लिया। ओके, बात आई अब क्वेश्चन आगे करने की। तो क्या क्या पूछा गया है इसमें, भारत में पवन ऊर्जा का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो एवं उसके सीमांत क्षेत्रों का विस्तार। तो भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता के बारे में लिख रखा है, मतलब कहाँ कैसे हो सकती है अलग अलग। तो यहाँ वही लिख रखा है, प्राकृतिक क्षमता, ठीक है। अब कहोगे कि ये एनसीईआरटी में नहीं मिलता,
तो AI इन सब पर तो मिल जाएगा ना, तो वहां आप एक बार कमांड तो करो, इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें 250 या 150 वर्ड में आंसर दो, तो आपको वहां ऐसे आंसर मिल जाते हैं। और कोशिश करना टॉपर कॉपी भी साइड में रखना, टॉपर कॉपी से आपको मदद मिलती रहेगी कैसे बनाने। तो ऐसे कहने का मतलब मॉडल आंसर अपने तैयार कर लो अभी से ही, और ये सब डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है। फिर ये आपके सोसाइटी के हैं, तो इसी प्रकार देखो आपको आंसर राइटिंग करनी है, ओके, यही बढ़िया होती है। बाकी आप गूगल इन सब पर टॉपर कॉपी देखते रहा करो, उससे ज्यादा और अच्छा फायदा मिल जाता है, ठीक है। और नोट कभी भी आंसर राइटिंग करना तो टाइम लगा के करना और सीख जाओगे। हैबिट बना लो, हर एक दिन 2 या 3 क्वेश्चन लिखने ही लिखने, जो पढ़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन भी ऐसे नहीं कि अपने मन से ही बना लिए, यूपीएससी के पीवाईक्यू डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, उन्हीं से आंसर राइटिंग रोज किया करो, ठीक है। उससे बहुत अच्छा हो जाता है और आंसर राइटिंग भी सही हो जाती है। बाकी यही चीजें बेसिक होती हैं, आपको ऐसी करनी चाहिए। और बाकी एक बार प्लेलिस्ट में जरूर देखना, वहां आपको एनसीईआरटी ये सभी और हिंदी लिटरेचर को कैसे पढ़ सकते हैं, नोट्स कैसे बना सकते हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट में देखना, वहां आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और बाकी कोई डाउट रह गए हो तो बता देना कमेंट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।